नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार प्रसार ये थम चुका है। 19 अप्रैल को पहले फेज में यानी कि मतदान ये होना है। 8 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए जो मतदान होना है उससे पहले जो पोलिंग बूथ पर पार्टियां रवाना हो चुकी है। कई जगहों पर सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च भी देखने को मिला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर कड़ा प्रहार किया है, उन्होंने बैल से तुलना करते हुए कहा कि सपा का घोषणा पत्र एला है, जैसे बैल दावा करे कि वो दूध देगा और मुर्गा अंडा देगा। पार्टी द्वारा निर्धारित गोरखपुर, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, मछली शहर की प्रवास की व्यस्तता के बीच कल रात में थोड़ा समय निकालकर सपा और आरजेडी का घोषणा पत्र पढ़ रहा था। समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियों का चुनावी घोषणा पत्र किसी कंगाल बैंक के चेक जैसा है। और वहीं मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली वो पहुंचे हैं। यह तीर्थ मेरठ के गगोल तीर्थ में बसा हुआ है। अरुण गोविल ने यहां पर पूजा अर्चना भी की है। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया है। आज पावन रामनवमी का दिन है और आज रामलला धरती पर उन्होंने अवतार लिया था। और आज सुबह सुबह 12 बजे जब उनका सूर्य तिलक हुआ तो वो पल जो था अद्भुत था। हमने देखा, वो हम उस समय सफर में थे, अभी कहीं जा रहे थे, तो वो हमने अपने फोन में देखा और बहुत अच्छा लगा। बहुत पावन पल था वो। रामलला जब से प्रतिष्ठित हुए तब से देश में इतनी पॉजिटिव ऊर्जा आ गई है कि अब हर चीज जो है वो ऐसा लगता है कि सब चीज अब सही हो जाएगी। और वही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी ये कहा और अब मैं दोबारा से भी कह रहा हूं कि पश्चिम से इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। पश्चिम से इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है और इसलिए भी हो रहा है कि जिन किसानों को इन्होंने धोखा दिया, कहने थे आय दोगुनी होगी, लेकिन एमएसपी भी नहीं दे पा रही सरकार। एमएसपी का कानूनी अधिकार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहां से पेपर लीक हो रहा वहां बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती और इनके पास बताने को क्या है। और में लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ ही समय में प्रचार प्रसार ये बंद भी हो गया है। और इसी को लेकर सारी पारियां जो है, तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी कमर भी कस चुकी हैं और सब अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। तो वहीं बीजेपी भी 400 पार का नारा लगाने से पीछे नहीं है। देखिए, चुनाव बढ़िया है क्योंकि 2 साल से हम चुनाव ही लड़ रहे हैं और अब 5 बजे तक लास्ट समय होने जा रहा है क्योंकि आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। इसलिए सारे कार्यकर्ता हमारे अभी लगे हैं क्षेत्र में और आज पूरी रणनीति बनाई थी बस्ता कैसे कैसे बैठे, कैसे कैसे बस्ता पहुंचे लोगों को, बूथ अध्यक्षों तक। उसके लिए एक मीटिंग बुलाई थी और इसलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए। आगे हमारी पूरी तैयारी है और हर कार्यकर्ता, हर बूथ अध्यक्ष हमारे मजबूती के साथ अपने बूथ पर खड़ा है। रामनवमी के खास मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में उस वक्त अद्भुत नजारा देखने को मिला जब प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य तिलक किया गया। यह लौकिक नजारा भक्ति से भाव विभोर कर देने वाला था। जैसे ही प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ, पूरे मंदिर परिसर श्री राम के नारों के उद्घोष से गूंज उठा। सूर्य तिलक होने के बाद भगवान श्री राम की विशेष पूजा की गई, विशेष आरती उतारी गई।
रामलला का सूर्य तिलक हुआ। दर्पण 1 ये तीसरी मंजिल, और ये हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को यहां पर यह किया गया है, जिससे भगवान श्री राम के मस्तिष्क में यह सूर्य तिलक की प्रोसेस हुई है। और एक्स ऐप पर भी ये पोस्ट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सत्य संधान निर्वाणप्रद सर्वहित सर्वगुण ज्ञान विज्ञानशाली सघन तम घोर संसार भर शर्व खर किरण माली सूर्य कुलभूषण श्री राम लला ललाट पर सुशोभित भव्य सूर्य तिलक आज अखिल राष्ट्र को अपने सनातन गौरव से अलौकित कर रहा है। जय जय श्री राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य नव्य मंदिर में जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। आज सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में सवेरे 3 बजे से जब आरती हुई है, लमसम 15 लाख से ऊपर राम भक्तों ने दर्शन और पूजन किया है और अपने जीवन को धन्य किया है। आज हमारे जीवन सफल हुए, मन प्रफुल्लित हुआ और जीवन सार्थक हुए। जिस प्रकार से इतने वर्षों के बाद 5 दशक के बाद पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की उस भव्य दिव्य नव मंदिर में आज हम लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं। पूरे देश के लिए मंगल कामना और पूरे विश्व में सामंजस्य समानता एकता बनी रहे। जो सनातन सिखाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। वसुदेव कुटुंबकम के साथ राम राज के परिकल्पना के साथ हम लोग आज जन्म उत्सव भगवान का भव्य मंदिर में मना रहे हैं। जय जय श्री राम। एक बार पहली रामनवमी ये पूरे भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये ऐसा राम जन्मभूमि के भव्य स्थान पर, पवित्र स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है। और आज हम पूरे देश में राम जन्मोत्सव बड़े खुशी के साथ उत्साह के साथ मना रहे हैं। प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास विरासत और संस्कृति के प्रतीक है और सभी भारतवासियों को उनके प्रति प्रेम आदर और श्रद्धा भी है। वो आदर्श राजा थे, आदर्श पिता थे, आदर्श शासक थे और इसीलिए राम राज्य की संकल्पना की चर्चा होती है। आज प्रभु रामचंद्र के आशीर्वाद से हम राम राज्य का संकल्प पूरा करने के लिए आज वचनबद्ध हो और ये संकल्प पूरा करने की पूरी कोशिश करें, यही सही अर्थ में यथार्थ होगा। 500 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आज विश्व भर में राम भक्त देख पाए, अनुभव कर पाए, अनुभूति हुई। इस प्रकार से श्री राम लला के ललाट पर सूर्य देव स्वयं आज तिलक किए हैं। इस दृश्य को देखकर विश्व भर में सभी राम भक्त अभिभूत हुए हैं। भव्य राम मंदिर निर्मित हुआ तब भी विश्व भर में राम जी के नाम से एक गूंज उठी थी कि राम राज्य की स्थापना का सर्वप्रथम संकेत भव्य मंदिर के निर्माण में ही विश्व को देखने को मिला था। आज सभी राम भक्तों के लिए ये एक गौरव का, विनम्रता भरा दिन है जब हम राम लला के ललाट पर स्वयं सूर्य भगवान को ललाट पर तिलक करते हुए देख रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी मनाई गई है और रामलला का सूर्याभिषेक भी किया गया। इस अद्भुत क्षण के साक्षी आम श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने हैं। तो एक्स ऐप पर भी प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का यह सौभाग्य मिला है। आगे उन्होंने एक्स ऐप पर पोस्ट किया, श्री राम जन्मभूमि का यह बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। यह सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह से प्रकाशित करेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खाना है पर भूख नहीं, छोटी उम्र में खो गए बाल, पेट का है बुरा हाल, शरीर बीमारियों का डेरा है, तो चिंता काहे की, घबराने की क्या बात है, दो घूंट की बात है जी, दो घूंट की बात है। अब डाइजेशन हुआ कमाल, चुस्ती ने सुस्ती को किया बेहाल, स्किन और बाल है बेमिसाल, यंग रहो अब सालों साल, दो घूंट की बात है जी, दो घूंट की बात है। PNB प्रेशर कुकर है ISI सर्टिफाइड। इसका सिर्फ बेस नहीं, पूरा कुकर ट्राई प्लाई है, यानी मेटल के 3 लेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो। PNB की सुनो हमेशा। रामलला के लिए दुनिया भर से उपहार भी भेजे गए हैं, लेकिन उनमें सबसे खास लखनऊ से भेजा गया ये 56 भोग है, जिसकी खासियत यह है कि ये रामलला के लिए खास तौर से 2 दिनों में पूरी शुद्धता के साथ तैयार किया गया है। रामनवमी है और अयोध्या में रामनवमी पे भगवान श्री राम की जो है आज दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इन दर्शनार्थियों की भीड़ में सबसे अहम रोल जो है, आज जब उनका जन्म हुआ तो प्रभु श्री राम को 56 भोग का जो प्रसाद लगाया गया, जो भोग लगाया गया उनको, वो लखनऊ के मधुरिमा रेस्टोरेंट गया है। तो मधुरिमा स्वीट्स लखनऊ के प्रतिष्ठित शॉप है, और जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना था तब भी मधुरिमा स्वीट्स से 56 भोग गया था, और उस समय भी जो है बहुत बड़ा नाम हुआ था। अब मैं जानना चाहूंगा, मधुरिमा स्वीट्स के ये मालिक है हमारे पास, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा वो बताएं कि किस तरह 56 भोग तैयार हुआ और 56 भोग कैसे प्रभु राम तक पहुंचा। भगवान का आशीर्वाद है कि हर बार हमको सौभाग्य मिलता है। मधुरिमा से जो प्रसाद प्रभु को अर्पण होता है, जो इस बार प्रसाद गया है वो आचार्य सत्येंद्र दास जी के माध्यम से गया है। उनका आदेश था कि प्राण प्रतिष्ठा में भी मधुरिमा का ही प्रसाद चढ़ा था, तो इस बार भी रामनवमी के अवसर पर भी मधुरिमा का ही प्रसाद प्रभु श्री राम को अर्पण होगा। तो इसके लिए उनके आदेश अनुसार हमने फलहारी थाल का आयोजन किया था। इस फलहारी 56 भोग के थाल में 56 तरीके के व्यंजन थे, जिसमें अलग अलग तरीके की फलहारी मिठाइयां, जैसे बादाम की बर्फी, पिस्ते की बर्फी, चिलगोजे की बर्फी और खोए के बहुत से आइटम थे, जिसमें मेवा भी था और नमकीन भी थी। नमकीन भी जो थी वो उसको सेंधे नमक का इस्तेमाल करते हुए वो भी हमने फलहारी तैयारी करवाई थी। तो जो प्रभु श्री राम का जो है, जो आपने 56 भोग तैयार किया, इसमें कितने लोग लगे और क्या क्या शुद्धता का इसमें जो है ख्याल रखा गया। देखिए, इसमें बहुत इसको भव्यता से तैयार किया, साफ सफाई और इन सारी चीजों को बहुत ध्यान में रख के इसको बनाया जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी को ही अर्पण होनी है। इसको ध्यान दिया जाता है कि जो भी इसमें सामान है सब नए सिरे से तैयार किया गया हो, क्योंकि जो प्रभु को चढ़ता है वो किसी और को या हमारे किसी भी प्रतिष्ठान में ना गया हो। तो इसमें टाइम भी पूरा 1 दिन का 2 दिन का समय लगता है। इसको साफ सफाई और तैयारी की जाती है, उसके बाद इसको अयोध्या पहुंचाया गया, जो कि आप देख सकते हैं कि प्रभु को अर्पण हुआ है। तो बहुत बहुत देखिए सीधी सी बात है कि बहुत साफ सफाई से तैयार किया गया, फलाहारी व्रत का सामान तैयार किया गया और उसके बाद प्रभु श्री राम का 56 भोग जो है उन तक पहुंचाया गया। कैमरा पर्सन जिहाद के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान भी तैनात रहे, वहीं सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी गई है। अयोध्या धाम में भारी संख्या में भीड़ के दृष्टिगत संपूर्ण मेला क्षेत्र को 7 जोन और 39 सेक्टर में विभाजित किया गया है। जोन में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को लगाया गया है और सेक्टर में पुलिस उपाधीक्षक और इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को लगाया गया है। इसके अलावा स्टैटिक पॉइंट चिन्हित किए गए थे, उनमें सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। चूंकि इस मेले में श्रद्धालु सबसे पहले पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद अन्य जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनमें दर्शन पूजन के लिए जाते हैं, ऐसी स्थिति में जल पुलिस और जो फ्लड कंपनी है, बाढ़ राहत कंपनियां हैं पीएससी की, उनको डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा एटीएस की टीम, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम अलग अलग स्थानों पर लगाई गई हैं और उनके द्वारा काम किया जा रहा है। और भी मुस्लिम धर्म गुरुओं के आग्रह पर पहुंचे शिया समुदाय के लोगों ने सऊदी के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की है। सऊदी सरकार से शिया मुसलमानों ने नाराजगी जताई है।
देखिए, मदीने में जन्नतुल बकी में रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा के मज़ार को मुनज़्ज़म कर दिया गया, जिसको सो काल लोग सऊदी अरब को इस्लामी देश कहते हैं। ये इस्लामी देश नहीं बल्कि आतंकवादी देश है। लिहाजा हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि भारत सरकार दबाव बनाए सऊदी अरब पर और दबाव बना के वहाँ के ऊपर मज़ार का पुनर्निर्माण कराए। लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या पत्राचार भी किया गया, लेटर लिखे गए? देखिए, हम मुसलसल पत्राचार कर रहे हैं। आज भी हम प्रधानमंत्री जी को एक मेमोरेंडम यहीं से रवाना कर रहे हैं और हम सऊदी सिफारत खाने को अपने खून से मेमोरेंडम लिख के यहाँ से आज भेजेंगे, ताकि कम से कम जालिम और जाबिर सऊदी अरब के चेहरे से नकाब लूट सके। शिया समुदाय की तरफ से आज एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ के शहीद स्मारक पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और सऊदी हुकूमत के खिलाफ 10 साल से जो प्रदर्शन चल रहा है लगातार, आज फिर सभी लोग इकट्ठा होकर उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग है कि जो वहां पर रोजे तोड़े गए वहां उसकी पुनर्निर्माण कराया जाए। इसको लेकर लंबे अरसे से मांग की जा रही है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूफ अब्बास ने कहा है कि आज भी हम भारत सरकार को एक लेटर मेमोरेंडम भेजेंगे और मांग करेंगे कि वो सऊदी हुकूमत पर दबाव बनाए और वहां पर जो रोजे तोड़े गए हैं उसका पुनर्निर्माण कराया जाए। फिलहाल इसकी मांग को लेकर मांग लगातार जारी है और लंबे समय से यहाँ पर हर साल प्रदर्शन होता है और इस बार भी लंबी जो प्रदर्शन का समय है वो रखा गया है। बड़ी दूर दूर से लोग भी आए हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कैमरा पर्सन यास के साथ तौखर के दुबई, जनता टीवी लखनऊ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। इंडिया गठबंधन ने आज जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश से अपना जो है जो प्रचार अभियान जो समाप्त किया, तो इसके साथ ही उसने आगाज किया है कि अगले चरण के चुनाव, दूसरे चरण के चुनाव में वो पूरी और ताकत से लड़ेगा और पूरी ताकत से प्रचार प्रसार करेगा। अखिलेश और जो है राहुल गांधी की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने क्लियर किया कि वो दोनों ही नहीं बल्कि सभी विपक्षी लड़े एकजुट होकर के चुनाव में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है मत जो है हासिल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि वो जो है भाजपा का पूरा पुरजोर मुकाबला करेंगे और यूपी में अपना जो है बहुमत हासिल करने के लिए सारी ताकत झोंकेंगे। इसके साथ ये भी पता चला है कि जो प्रचार में कमी पहले चरण में रह गई है, दूसरे चरण में उस कमी को पूरा किया जाएगा और अखिलेश यादव भी जो है लगातार सभी जगह जाएंगे और राहुल और प्रियंका भी जो है पूरा अपना जो है जोर चुनाव प्रचार पर लगाएंगे, जिससे जो है इंडिया गठबंधन को बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिल सके। माना ये भी जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन तेजी से प्रचार प्रसार करता है तो वो भी जो है भाजपा से कड़ी टक्कर ले सकेगा और तब जो है तो कांटे की टक्कर होगी और जो है इस लड़ाई का परिणाम तो दूसरा ही दिखाई देगा। परंतु अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि मोदी और योगी के बराबर सभाएं कर सकेंगे नहीं, कि वो चुनाव रैलियां कर सकेंगे नहीं, ये तो समय बताएगा। पर इतना जरूर है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये क्लियर हो गया है कि अब इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने संत कबीर नगर लोकसभा 62 से लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज वो संत कबीर नगर पहुंचे, जहां पर उनका जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और कहा कि इस बार लोकसभा 62 से उन्हें विजयी हासिल कराएंगे। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद उनका घोषणा हुआ है और वह मेहदावल विधानसभा से विधायक रह चुके हैं और पूर्व सरकार में वो खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लंबे समय बाद समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं उनके उम्मीदवार बनाए जाने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली है। आपको बता दें कि वह संत कबीर नगर जब पहुंचे तो बड़ी संख्या में जगह जगह वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस और जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिस दौरान लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद ने बातचीत करते हुए मीडिया से बताया कि अब वो निश्चित रूप से विजयी हासिल करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का उनके साथ आशीर्वाद मिला हुआ है। उनका साफ तरीके से कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म होने जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया है और इसी काम को देखते हुए लोग उनको वोट करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और वह पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए मेहदावल क्षेत्र के लिए जनसंपर्क के लिए रवाना हुए। इस दौरान लोगों से जनसंपर्क करते हुए उन्होंने जन समर्थन मांगा है। मिथिलेश कुमार धुरिया, जनता टीवी, संत कबीर नगर।
चैत्र नवरात्र पर जहां पूरे देश के हर कोने में देवी के मंदिरों में लोगों की भीड़ लगी है और लोग आज सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। बता दें आज चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन है। आज चैत्र नवरात्र की महानवमी है, जिस पर आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने उनके बहादुरगंज स्थित आवास पर आज हवन किया है। साथ ही चैत्र नवरात्र पर उन्होंने कन्या पूजी है। कन्याओं के पीतल के लोटे और पीतल की थाली में उनके पैर पखारे हैं और पैर पखारने के बाद उन्हें रंग लगाया है और अक्षत और रोली और दही का उनको तिलक किया है। साथ ही मंत्री नंदी ने कहा है कि जिस तरह से सुख समृद्धि के लिए आज उन्होंने हवन किया है और आज ये जो पर्व है आदि शक्ति का है और भारत संस्कृति में कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और आज उन्होंने इसी तरह से विधि विधान से पूजा अर्चना की है और कन्याओं को पूज कर उनसे आशीर्वाद भी लिया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। युवा तुर्क कहे जाने वाले, बलिया का नाम रोशन करने वाले, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखने वाले पूर्व पीएम स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की आज 97वीं जयंती मनाई गई। चंद्रशेखर नगर उनके आवास पर लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया। साथ ही साथ समाज के प्रति समर्पित उनके जीवन शैली पर प्रकाश भी डाला। बलिया से विवेक जायसवाल। मैनपुरी जनपद में एक वाकया सामने आया है, जहां पर एम्बुलेंस में कुछ लोग धक्का लगाते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मैनपुरी जनपद की जो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं और कहीं मरीजों के लिए स्ट्रेचर नहीं पहुंचते हैं। तो इसको लेकर एक पत्रकार ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। तो उस रिकॉर्ड पर लेकर यशपाल सिंह यादव जो सुपरवाइजर हैं एम्बुलेंस के, तो उन्होंने इस पत्रकार को ऐसी गाली गलौज दिया जो शब्द नहीं कहने चाहिए थे। उसको लेकर वो पत्रकार काफी हताश है। उसने उसको लेकर सीएमओ जो हैं हमारे यहाँ के, तो उनको शिकायती पत्र दिया है। और अब देखने वाली बात ये है, क्या ये स्वास्थ्य सेवाएं इसी तरह चलेंगी, क्या इनमें कोई सुधार आएगा? मैनपुरी से प्रमोद पांडे, जनता टीवी। इटावा जनपद के बतना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बंदहारा के पास एक अनियंत्रित ओवरलोड ऑटो खड्ड में जा गिरा, जिसमें चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लगभग 6 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। देखा जा रहा है कि यहाँ लगभग 1 वर्ष से ज्यादा होने पर इस रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे आए दिन घटनाएं हो रही थी। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बतना से इटावा के लिए सवारियां भरकर ऑटो जा रहा था, वहीं खड्डा आने के कारण जो है अनियंत्रण होकर ऑटो पूरी तरीके से गहरे खाई में जा गिरा, जहां लगभग आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई। मौके पर थाना पुलिस पहुंचकर जो है घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसमें कई सवारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कैमरा पर्सन राम कुमार राजपूत, जनता टीवी इटावा। बदायूं का पोस्टमार्टम हाउस जो है वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पुराना मामला थमा नहीं है, तब तक एक नया मामला सामने आ गया। आपको बता दें, बदायूं पोस्टमार्टम हाउस पर एक महिला की शव का पोस्टमार्टम होने के लिए आया हुआ था। वहीं परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम करने के नाम पर एक बार में 500 रुपए लिए गए थे, फिर दूसरी बार में 300 रुपए लिए गए और तीसरी बार में 100 रुपए लिए गए थे। आखिरकार एक व्यक्ति से पोस्टमार्टम करने के नाम पर लगभग 900 रुपए तक वसूले गए। इस पोस्टमार्टम हाउस पर जबकि एक बोर्ड लिखा हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि पोस्टमार्टम हाउस पर जो भी सुविधाएं हैं वो निःशुल्क दी जाती हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई पैसों की वसूली नहीं की जाती है। उसके बावजूद भी है कि पोस्टमार्टम हाउस पर पोस्टमार्टम करने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, जिसको लेकर जिम्मेदारों से भी बात करनी चाहिए। उनका भी संतुष्ट पूर्वक कोई जवाब सामने नहीं आया। आपको बताते चलें, पोस्टमार्टम हाउस पर एक इंचार्ज हैं संजीव, जिनके ही एक रिश्तेदार हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं, उनके द्वारा पैसे लिए गए थे। हालांकि इंचार्ज और जो पोस्टमार्टम करते हैं उनकी दोनों की ही साठगांठ से पैसों की वसूली की जाती है। फिलहाल पिछली बार भी यह मामला तूल पकड़ा था, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। फिलहाल अब तो मुर्दों से भी पैसे वसूले जा रहे हैं। फिलहाल इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्या एक्शन लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल ये मामला जो है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं।